भगवान बुद्ध राजा बिंबिसार के शासन के दौरान मगध की राजधानी राजगीर की सड़कों पर भिक्षा ग्रहण करने निकला था। सभी प्रजा इस शुभ आगमन का लाभ उठाना चाहता था, सो उन्होंने अपने गच्छ अनुसार बहुमूल्य सामान भगवान को अर्पण करना चाहा। राज्य के मंत्रियों, सेठ, साहूकारों ने भी अपने अपने उपहार उन्हें अर्पित किए। भगवान बुद्ध ने उन सबका उपहार अपने अनुयायी भिक्षु को देने के लिए इसरा किया। राजा बिंबिसार ने भी कीमती हीरे, मोती और रत्न भगवान बुद्ध को अर्पित किया। भगवान बुद्ध ने सबकी उपहार स्वीकार किया और अपने अनुयायी भिक्षु को देने के लिए इसरा किया। तभी एक बुढ़िया भी लाठी टेकते वहां आई, भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और बोली, भगवान, आपके आने का समाचार मुझे मिला। मैं भी आपके दर्शन का लाभ उठाना चाहता था, इसलिए यह लाठी का सहारा लेते हुए भी यहाँ आया। आपके दर्शन पाके मैं धन्य हुआ। आपके आगमन के समय मैं यह अनार खा रही थी। हालांकि मेरे पास भगवान को चढ़ाने के लिए कुछ भी मूल्यवान नहीं था, इसलिए मैं अपनी थाली से आधा खाया हुआ अनार भेंट करने का फैसला किया। वह भगवान बुद्ध के पास गई और उनके प्रति अपनी गहरी श्रद्धा व्यक्त करते हुए उन्हें फल भेंट किया और कहा, आप मेरी इस तुच्छ भेंट स्वीकार करें तो मैं अहोभाग्य समझूंगी। भगवान बुद्ध ने दोनों हाथ सामने किया और बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए वह आधा खाया हुआ अनार कृतज्ञतापूर्वक ग्रहण किया और उसे खा लिया। इस अपवित्र कार्य से उनके सारे शिष्य अचंभित हो गए। राजा बिंबिसार ने जब यह देखा तो उन्होंने भगवान बुद्ध से कहा, भगवान, क्षमा करें, एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हम सबने आपको कीमती और बड़े बड़े उपहार दिए जिन्हें आपने अपने अनुयायी भिक्षु को देने के लिए इसरा किया, लेकिन इस बुढ़िया द्वारा दिए गए छोटे एवं जूठे फल को आपने स्वयं दोनों हाथों से ग्रहण किया, ऐसा क्यों? यह सुन बुद्ध मुस्कराए और बोले, राजन, आप सबने अवश्य बहुमूल्य उपहार दिए हैं, किंतु यह सब आपकी संपत्ति का 10वां हिस्सा भी नहीं है। आपने यह दान गरीबों की भलाई के लिए नहीं किया है, इसलिए आपका यह दान श्रेष्ठ दान की श्रेणी में नहीं आ सकता। इसके विपरीत इस बुढ़िया ने इतनी गरीब होने के बावजूद अपने मुंह का निवाला ही मुझे दिया है। भले ही यह बुढ़िया निर्धन है, लेकिन इसे संपत्ति की कोई लालसा नहीं है। उन्होंने केवल मेरे भूख को शांत करने का सोचा। यही कारण है कि इसका दान मैंने खुले हृदय से दोनों हाथों से स्वीकार किया। यह कहानी बौद्ध धर्म के अभ्यास में शुद्ध इरादे और भक्ति के महत्व पर प्रकाश डालती है। यह इस बात पर भी जोर देता है कि भौतिक भेंट उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी कि उसके पीछे की मंशा, और यह सच्ची आध्यात्मिकता किसी के दिल और इरादों की शुद्धता में निहित है। बहुत पहले की बात है, भारत में एक राजा थे। उसका एक मुख्य मंत्री था। वह बहुत ईमानदार आदमी थे। राजा जो कुछ भी खरीदना या बेचना चाहता था, उसका उचित मूल्य निर्धारित करना उसका काम था। कुछ अवसरों पर राजा को उसकी उचित कीमत लगाना पसंद नहीं आया। राजा को जितना बड़ा मुनाफा चाहिए था, उतना नहीं मिलता था, क्योंकि मंत्री, राजा और विक्रेता दोनों की हितों को ध्यान में रखकर सौदा मुकर्रर करता था।
लेकिन राजा को लगता था कि उसे अधिक मुनाफा होना चाहिए। राजा इतना अधिक भुगतान नहीं करना चाहता था, इसलिए उन्होंने एक दिन अपने मंत्री को बदलने का फैसला किया। एक दिन उसने एक अच्छे दिखने वाले युवक, जो दूसरे जगह पर नौकरी करता था, उसके बारे में सुना कि वह एक अच्छा और अपने मालिक के मुनाफे को पहले ध्यान में रखकर सौदा करने वाला इंसान थे। उसने सोचा, यह आदमी मेरे व्यापार के लिए सही रहेगा। इसलिए उसने अपने पूर्व ईमानदार मंत्री को हटाकर इस आदमी को नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया। उस नई वाली मंत्री ने सोचा, मुझे बहुत कम कीमतों पर खरीदकर और बहुत अधिक कीमतों पर बेचकर राजा को खुश करना चाहिए। इसलिए उसने विक्रेता को बहुत कम कीमतों पर अपना सामान बेचने पर मजबूर करना शुरू कर दिया, बिना इस बात की परवाह किए कि किसी भी चीज का क्या मूल्य है। इससे लालची राजा को बहुत धन प्राप्त हुआ और वह बहुत प्रसन्न हुआ। राजा के अन्य सहयोगियों और आम लोगों नए मंत्री से बहुत दुखी हो गए। एक दिन घोड़ों का एक व्यापारी 500 घोड़ों के साथ बनारस में बेचने आया। वहाँ घोड़े, घोड़ी और बछड़े थे। राजा ने व्यापारी को अपने महल में आमंत्रित किया और अपने मंत्री को सभी 500 घोड़ों की कीमत निर्धारित करने के लिए कहा। केवल राजा को खुश करने के बारे में सोचते हुए उसने कहा, आजकल घोड़े बहुत सस्ता मिलता है। उसने कहा, घोड़ों का सारा झुंड का कीमत एक बोरी चावल के लायक है। इसलिए राजा ने आदेश दिया कि घोड़े के सौदागर को एक बोरी चावल दिया जाए और सभी घोड़ों को शाही अस्तबल में ले जाया जाए। बेशक व्यापारी बहुत परेशान था, लेकिन वह फिलहाल कुछ नहीं कर सकता था। बाद में उसने पूर्व मंत्री के बारे में सुना, जो बहुत निष्पक्ष और ईमानदार होने के लिए प्रसिद्ध था। इसलिए वह उसके पास गया और उसे बताया कि क्या हुआ था। वह राजा से न्याय चाहता था और अपने सभी घोड़ों की उचित मूल्य प्राप्त करना चाहता था। पूर्व मंत्री ने कहा, यदि आप मेरे कहे अनुसार करते हैं तो राजा घोड़ों के सही मूल्य के प्रति आश्वस्त हो जाएगा। उस पूर्व मंत्री ने कहा, आप मंत्री के पास वापस जाएं और उसे एक मूल्यवान उपहार देकर संतुष्ट करें। राजा की उपस्थिति में उससे एक बोरी चावल का मूल्य बताने के लिए कहें। अगर वह राजी हो तो आकर मुझे बताओ, मैं तुम्हारे साथ राजा के पास चलूंगा। इस सलाह के बाद व्यापारी उस मंत्री के पास गया और उससे एक बहुमूल्य उपहार दिया। उपहार ने उससे बहुत खुश किया, जिससे उसने घोड़े के सौदागर को खुश करने की सोची। तब व्यापारी ने उससे कहा, मैं आपके पिछले मूल्यांकन से बहुत खुश था। क्या आप राजा को एक बोरी चावल के मूल्य के बारे में समझा सकते हैं? मूर्ख मंत्री ने कहा, क्यों नहीं, मैं एक बोरी चावल, यहाँ तक कि राजा की उपस्थिति की भी कीमत बताऊंगा। उस मंत्री ने व्यापारी के साथ राजा का एक और बैठक की व्यवस्था की। व्यापारी ने पुराने मंत्री को वापस सूचना दी और वे राजा को देखने के लिए एक साथ गए। राजा के सभी मंत्री और उसका पूरा दरबार शाही सभा भवन में था। घोड़े के व्यापारी ने कहा, महाराज, मैं समझता हूँ कि आपके इस देश में मेरे 500 घोड़ों का पूरा झुंड एक बोरी चावल के बराबर है। इससे पहले कि मैं घर जाऊं, मैं आपके देश में एक बोरी चावल का मूल्य जानना चाहता हूँ।
राजा अपने वफादार मंत्री की ओर मुड़ा और बोला, एक बोरी चावल का क्या मूल्य है? मूर्ख मंत्री ने राजा को खुश करने के लिए पहले एक बोरी चावल पर घोड़ों के झुंड की कीमत लगाई थी। अब घोड़े के सौदागर से घूस लेकर वह उससे भी खुश करना चाहता था, तो उसने राजा को अपने सबसे गरिमापूर्ण तरीके से उत्तर दिया, चावल तो अनमोल होता है। एक बोरी चावल बनारस शहर के बराबर है, यहाँ तक कि आपके सारे नगर के साथ साथ शहर के सभी उपनगर भी। दूसरे शब्दों में यह पूरे बनारस राज्य के बराबर है। यह सुनते ही सभा भवन में उपस्थित राजमंत्री तथा पंडितगण अपने हाथों से अपनी अपनी भुजाओं को थपथपाते हुए हंसी से गर्जना करने लगे। जब वे थोड़े शांत हुए तो पूर्व मंत्री जो उस व्यापारी के साथ वह आया था, उसने कहा, पहले तो हमने सुना था कि राज्य अनमोल है, अब हम सुनते हैं कि सारा बनारस, उसके महलों और हवेलियों केवल एक बोरी चावल के बराबर है। मंत्री का फैसला कितना अजीब है। महाराज को ऐसा आदमी कहाँ से मिला? वह केवल चापलूसी करने में महान है। राजा को प्रसन्न करने के लिए अच्छा है, न कि दूसरों के लिए। एक व्यापारी के उचित मूल्य देने के लिए जो अपने घोड़ों को एक देश से दूसरे देश में बेचता है। पूरे दरबार की हंसी और अपने मंत्रियों और सलाहकारों के शब्दों को सुनकर राजा लज्जित हो गया। इसलिए वह अपने पूर्व ईमानदार मंत्री को अपने आधिकारिक पद पर वापस ले आया और वह घोड़ों के झुंड के लिए एक नए उचित मूल्य के लिए सहमत हो गया। उस घोड़े के व्यापारी को उसके घोड़ों की उचित मूल्य मिला और इसके अलावा 100 स्वर्ण मुद्रा उसके हर्जाना के तौर पर देने का फैसला भी हुआ, जैसा कि ईमानदार मंत्री द्वारा निर्धारित किया गया था। सबक सीखने के बाद राजा और उसका राज्य उस ईमानदार मंत्री के साथ न्यायपूर्ण और समृद्ध रहे। मोरल ऑफ द स्टोरी: उच्च पद पर बैठा मूर्ख राजा और सारे राज्य को भी लज्जित कर सकता है। एक बहुत बड़ा और शांत जंगल था। उस जंगल में ढेर सारे मृग और हिरन का झुंड भी रहते थे। एक दिन उस जंगल में एक शिकारी आया। उसे मालूम था जंगल में ढेर सारे जानवर हैं। जिसे पकड़ने के लिए उस शिकारी ने एक फल के पेड़ के नीचे जाल बिछाया। जो भी मृगों और हिरण लगायत जानवर उस जाल में फंसा, उसे शिकारी ने मार डाला। उसने एक पेड़ के नीचे चारे के रूप में फल रख दिए। फिर वह ऊपर की शाखाओं में छिपकर प्रतीक्षा करने लगा। उसने फलों के चारों तरफ जमीन पर एक जाल बिछाया हुआ था, जिसकी डोर शिकारी ने ऊपर पेड़ की डाली में रस्सी का फंदा बनाकर पकड़ रखा था। जब एक जानवर ने फल खाया तो शिकारी ने फंदा कसकर उसे पकड़ लिया। सुबह सुबह एक मृग खाने के लिए फलों की तलाश में अपने पसंदीदा पेड़ पर आया। उसने यह नहीं देखा कि शिकारी फंदा जाल तैयार किए हुए उसमें छिपा है। भूखा होने पर भी मृग बहुत सावधान था।
वह किसी भी संभावित खतरे के लिए सावधान था। उसने अपने पसंदीदा पेड़ के नीचे स्वादिष्ट दिखने वाले पके फल देखे। उसने सोचा कि क्यों किसी जानवर ने अभी तक कुछ नहीं खाया है, और इसलिए वह डर गया कि कुछ गड़बड़ है। छुपे हुए शिकारी ने दूर से ही मृग को आते देखा। उसे रुकते और बड़ी सावधानी से एक मृग को आते देख वह चौकन्ना हो गया कि कहीं वह उसे देख न ले। वह चिंतित था कि मृग कहीं वहीं से वापस न चला जाए। ऐसा सोचकर शिकारी ने मृग की दिशा में फल फेंकना शुरू कर दिया। उसे करीब आने का लालच देने की कोशिश करने लगा। लेकिन वह काफी चतुर मृग था। वह जानता था कि फल हमेशा पेड़ के सीधे नीचे गिरते हैं जब वे पेड़ों से पककर गिरते हैं। चूंकि ये फल उसकी ओर उड़कर आ रहे थे, वह जानता था कि खतरा है। इसलिए उसने पेड़ की बहुत सावधानी से जांच की और शिकारी को शाखाओं में देख लिया। हालांकि उसने उसे न देखने का नाटक किया। वह पेड़ की दिशा में बोला, हे मेरे प्यारे फलदार वृक्ष, तुम अपने फल सीधे जमीन पर गिराकर मुझे देते थे। अब उन्हें मेरी ओर फेंक कर तुम एक पेड़ की तरह व्यवहार नहीं कर रहे हो। चूंकि तुमने अपनी आदतें बदल ली हैं, मैं भी अपनी आदतें बदल लूंगा। मैं अपने फल अब से एक अलग पेड़ से लूंगा, जो अब भी एक पेड़ की तरह काम करता हो। शिकारी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने देखा कि मृग ने उसे मात दे दी है। इससे उसे गुस्सा आया और वह चिल्लाया, इस बार तुम मुझसे बच निकले, चालाक मृग, लेकिन मैं अगली बार तुमको जरूर पकड़ लूंगा। मृग ने खुद को पेड़ से दूर कर लिया और फिर पेड़ की दिशा में बोला, न केवल तुम एक पेड़ की तरह हो, बल्कि तुम एक शिकारी की तरह हो। तुम मूर्ख शिकारी, जो जानवरों को मारकर जीते हो। आप यह नहीं समझते कि निर्दोष को मारने से ना कि इस जीवन में, अगले जन्म में भी आपको नुकसान होता है। यह स्पष्ट है कि हम मृग तुमसे कहीं अधिक बुद्धिमान हैं। हम फल खाते हैं, हम दूसरों की हत्या करने में निर्दोष रहते हैं, और हम हानिकारक परिणामों से बचते हैं। इतना कहकर सावधान मृग घने जंगल में छलांग लगाकर चला गया। एक बार राजा कृष्ण देव राय को घोड़ों की बड़ी और तगाड़ी दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन करने का मन हुआ। राजा ने भरी बाजार घोषणा कर दिया कि दौड़ का एक खुला मुकाबला होगा, और जो भी जीतेगा उसे 1000 स्वर्ण असरफी पुरस्कार में दिया जाएगा। प्रतियोगिता में दूर देश से भाग लेने के लिए लोग अपने घोड़ों के साथ आए। राजा कृष्ण देव राय ने भी अपनी रॉयल अस्तबल से कुछ तगड़ी और प्रशिक्षित घोड़ों को अव्वल घुड़सवार के साथ प्रतियोगिता के लिए तैयार किया। प्रतियोगिता के दिन सभी घुड़सवारों ने अपनी अपनी घोड़ों को खूब खिला पिलाकर तगड़ा कर दिया। तभी तेनालीरामा भी मरियल सी दुबली घोड़े को लेकर प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए आई। घोड़े को देखकर लगता है बहुत दिन से कुछ नहीं खाया। उस घोड़े को देखकर सबने मजाक उड़ाया। लोगों ने कहा, ऐसे घोड़ों के साथ प्रतियोगिता जीतने का कल्पना तो कोई मूर्ख ही कर सकता है। राजा कृष्णदेव राय भी अचंभित थे कि तेनाली ऐसे घोड़ों के साथ क्यों आया।
राजा ने तेनाली से पूछा कि तुम्हें क्या उम्मीद है कि यह घोड़ा दौड़ का काबिल है। तेनाली ने कहा, बिल्कुल महाराज, और इस पर खुद मैं सवार होकर प्रतियोगिता में भाग लूंगा। राजा बिल्कुल अचंभित था। प्रतियोगिता में शुरू हुआ मोती और तगड़ी घोड़े आगे निकल गए और तेनाली का घोड़ा पीछे रह गया। तभी तेनाली ने एक बंडल हरी ताजी घास घोड़े के सामने एक लंबी लकड़ी में बांध कर रखा। उसके हाथ में एक लंबा डंडा था। उसने डंडे के एक सिरे पर घास का गट्ठर बांध कर रखा था। दूसरे सिरे से डंडा पकड़कर रमन ने घोड़े के आगे घास लटका दी। घोड़ा भूखा था और खाना हड़पना चाहता था, सो वह तेजी से भागा। लेकिन वह कितना भी तेज दौड़े, घास उसकी पहुंच से बाहर ही रही। घोड़ा अधिक गति से तब तक दौड़ता रहा जब तक कि वह फिनिश लाइन को पार नहीं कर पाया। तेनाली का घोड़ा दौड़ में प्रथम आ गया। सब अचंभित था। तेनाली ने अपने घोड़े को गले से लगा लिया और उसे खूब सारी हरी भरी घास खिलाई, चना लगाया, उसका पसंदीदा खाना भरपेट खाने को दिया। जब तेनाली पुरस्कार लेने गए तो राजा ने उनकी सफलता का रहस्य पूछा। तो तेनाली ने कहा, महाराज, सफलता की भूख होनी चाहिए, तब कोई सफल होगा। कहानी का सार, सफलता की भूख ही सफलता का रास्ता है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में राजू और रवि नाम के दो शरारती दोस्त रहते थे। वे अपनी शरारतों के लिए कुख्यात थे और ग्रामीणों के साथ चालाकी करने में उन्हें हमेशा आनंद मिलता था। एक दिन जब चिलचिलाती गर्मी ने गांव को अपनी चपेट में ले लिया, तो दोनों ने चिलचिलाती धूप से बचने के लिए पास के जंगल में घूमने का फैसला किया। जैसे ही वे जंगल में अंदर गए, उनकी नजर पेड़ों के बीच छिपी एक प्राचीन दिखने वाली गुफा पर पड़ी। उत्सुकतावश वे सावधानी से गुफा में दाखिल हुए और उन्हें धूल से ढका हुआ एक रहस्यमय दीपक मिला। राजू उन दोनों में से अधिक साहसी होने के कारण लैंप को जोर से रगड़ने से खुद को नहीं रोक सका। वे आश्चर्यचकित रह गए जब धुएं का एक बादल उभरा और एक जादुई जिन्न उनके सामने प्रकट हुआ। मैं दीपक का जिन्न, तुमने मुझे मेरी सदियों पुरानी नींद से जगाया है। इनाम के तौर पर मैं तुममें से प्रत्येक की एक इच्छा पूरी करूंगा, जिन्न ने गहरी आवाज में कहा। राजू और रवि को अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं हुआ और वे अपनी इच्छाओं पर विचार करने लगे। रवि, जो हमेशा धन और विलासिता की तलाश में रहता था, बोला, हे शक्तिशाली जिन्न, मैं सोने के सिक्कों से भरा एक बैग चाहता हूँ। तुरंत रवि के सामने चमचमाते सोने के सिक्कों से भरा एक थैला आ गया। वह बहुत खुश था और दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति की तरह महसूस करते हुए खुशी से चारों ओर नाच रहा था। राजू ने अपनी इच्छाओं के बारे में ध्यान से सोचा, क्योंकि वह जानता था कि वे उसके जीवन और उसके आसपास के अन्य लोगों के जीवन को बदल सकती हैं। राजू एक दयालु व्यक्ति था जो हमेशा दूसरों की मदद करना चाहता था। उन्होंने कहा, महान जिन्न, मैं हमारे गांव के सभी ग्रामीणों के लिए भरपूर फसल और बीमारी और दुख से सबको छुटकारा मिले। मैं सब गांव वालों का समृद्धि की कामना करता हूँ। राजू की दयालुता से प्रसन्न होकर जिन्न मुस्कुराया और गांव को आशीर्वाद दिया। राजू की इच्छा पूरी की और उसी क्षण से गांव में एक चमत्कारी परिवर्तन देखा गया।
फसलें लहलहा उठीं और ग्रामीणों ने भरपूर फसल काटी जो सभी उम्मीदों से बढ़कर थी। राजू की निस्वार्थ इच्छा में सभी के लिए खुशी और समृद्धि लेकर आई। गांव प्रचुर फसलों और नई समृद्धि से समृद्ध हुआ। गांव वाले आश्चर्यचकित थे और उन्होंने राजू को सच्चा नायक माना। रवि को राजू की बुद्धि का काफी अफसोस हुआ और राजू को काफी दांत फटकर लगाई कि उसने हाथ आए इस सुनहरे मौके को गवा दिया। जैसे जैसे साल बीतते गए, रवि धन और विलासिता में लिपट गए। सब काम धाम छोड़कर ऐश और आराम में उसका दिन बीतता रहा। एक दिन ऐसा आया कि उसका सारा धन चोरी हो गया और बचत न करने के कारण वो फिर से कंगाली की हालत में आ गया। जब राजू को रवि के हालात का पता चला तो राजू ने गांव वालों से रवि को मदद करने की बात कही। सब गांव वालों ने खुशी खुशी राजू की बात स्वीकार की। सबकी मदद से रवि का खेत फिर से लेहलेहा उठा और उसका भी दिन बन गया। गांव वालों ने राज्य में अब तक देखे गए सबसे शानदार उत्सव का आयोजन किया। विभिन्न गांवों के लोग अपने मतभेदों को भुलाकर एक साथ आए और हंसी, नृत्य और स्वादिष्ट भोजन के साथ जश्न मनाया। जैसे ही उत्सव समाप्त हुआ, ग्रामीणों ने राजू को उनकी निस्वार्थ इच्छा के लिए धन्यवाद दिया और उनकी दयालुता की प्रशंसा की। उस दिन के बाद से दोनों दोस्तों ने दूसरों की भलाई के लिए अपने आशीर्वाद का उपयोग करने और खुशी और एकता फैलाने की खुशी के महत्व को सीखा। बहुत पहले की बात है, भारत के एक गांव में एक मेहनती किसान रहता था। उसके 2 बेटे था। किसान की बड़े बेटा बहुत ईमानदार और मेहनती था। वह अपने बाबूजी का बहुत ख्याल रखता था और घर के हर काम के अलावा खेती किसानी में भी अपने बाबूजी का मदद करता था। वही दूसरा बेटा निठल्ला और मौज मस्ती करने में ही उसका दिन बीतता था। वह हमेशा हंसी सपने देखने में मशगूल रहते थे। एक दिन किसान ने छोटे बेटे से कहा कि वह भी कुछ काम धंधा सीख ले। किसान ने अपने छोटे बेटे से कहा, अब तुम बच्चे नहीं रहे, काम धंधा सीख लोगे तो बड़े होकर दुख नहीं झेलने पड़ेगी। छोटे बेटे को मेहनत और ईमानदारी से धीरे धीरे कमाने में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वह तो एक ही झटके में आमिर बनने के सपने देखा करते थे। इसलिए उसने अपने बाबूजी से कहा, पिताजी मैं अलग तरह से कमाई करना चाहता हूँ और आप लोगों से अलग व्यापार करके अलग ही रहना चाहता हूँ। इसलिए मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, उस पैसे से मैं व्यापार करना चाहता हूँ। बेटे की बात सुनकर पिताजी को थोड़ा बुरा तो लगा, लेकिन उसने सोचा कि इसी बहाने वह भी कुछ सीख लेगा और काम करने लगेगा। तो उस किसान ने कहा, बेटा मेरे पास इतना पैसा तो नहीं है जो तुझे दे सकूं, पर मैं तुम्हें एक मटकी अच्छी देशी घी का दूंगा, उसे तुम बाजार में ले जाकर बेचना। उससे तुम्हें अच्छी कीमत मिलेगा जिससे तुम्हें व्यापार करने में मदद मिलेगा। बेटा इसमें राजी हो गया, यह सोचकर कि देशी घी का बहुत अच्छा कीमत मिलेगा। वह दूसरे दिन सुबह सुबह एक बड़ी मटकी में देशी घी अपने सर पर लड़कर निकल पड़े शहर की ओर।
वह सिर पर घी का मटका और सिर में स्वप्न लिए चलता रहा था। मुझे घी की अच्छी कीमत मिलेगी। मैं उस पैसे का क्या करूंगा जो मैं कमाने जा रहा हूँ? उसने आश्चर्य से सोचा। तभी बकरियों का एक झुंड उधर से गुजरा। मैं एक जोड़ी बकरी खरीद सकता हूँ। बकरी के बच्चे होंगे। मैं अच्छे पैसों के लिए बकरियों के बच्चों को बेचूंगा। मैं उस पैसे का क्या करूंगा? किसान के बेटे को आश्चर्य हुआ। तभी गाय के बछड़ों का झुंड लिए एक ग्वाला उधर से गुजरा। अरे हाँ, मैं उस पैसे से एक गाय खरीद सकता हूँ। गाय मुझे दूध देगी। मैं दूध बेच दूंगा। उस पैसे से मैं एक खेत खरीदूंगा। मैं खेत जोतने के लिए एक जोड़ी बैल भी खरीदूंगा। मैं फिर फसल उगाऊंगा और एक खूबसूरत लड़की से शादी करूंगा। किसान के बेटा चलते चलते सपने देखता रहा था। दुर्भाग्य से उसने उस सांड को नहीं देखा जो सड़क पर बैठा था। किसान के बेटे सांड से टकराकर जमीन पर गिर पड़े। इसके साथ ही उसके सर पर लड़ा हुआ घी का मटकी भी टूट गया और सारा घी जमीन पर गिर गया। वह सांड को कोसने लगा। तुम मूर्ख जानवर, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैंने अपना सारा घी खो दिया। मैंने बकरी खो दी। मैंने गाय खो दी। मेरा खेत और बैल खो गए। मैंने सब कुछ खो दिया। यह कहकर सांड को एक लात मार दिया। सांड को भी गुस्सा आया और उस किसान के बेटे को अपने नुकीले सींग से एक जोरदार टक्कर मार दिया। वह बहुत दूर जाकर एक कीचड़ में गिरा और उसे बहुत चोटें भी आया। वह दुम दबाकर भाग गया और रोते रोते अपने घर की ओर निकल पड़े। उसका सारा सपने टूट गया। इसलिए कहते हैं, नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत पड़ते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होते। ईमानदारी और मेहनत से ही जिंदगी में सफलता मिलता है।